अगर हम दुनिया में सबसे अच्छी फुटबॉल एकेडमी की बात करें तो वो है अनडाउटेडली बार्सिलोना की फुटबॉल एकेडमी ला मासिया। इस पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है कि ला मासिया की हिस्ट्री क्या है, कैसे ला मासिया हर सीजन वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स प्रोड्यूस करती है और कैसे बार्सिलोना को कभी लेट डाउन नहीं करेगी उनकी एकेडमी। तो जैसा मैंने कहा कि ला मासिया से हर साल बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर्स निकलते हैं जो FC बार्सिलोना की सीनियर टीम में आके खेलते हैं। करंट क्रॉप की ही बात करें तो प्लेयर्स जैसे लमीन यमाल, गावी, मार्क कसाडो, मार्क बर्नाल, पाओ कुबार्सी और भी बहुत सारे यंग और टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो एकेडमी से उठकर सीनियर टीम में आ रहे हैं और अपनी क्वालिटी दिखा रहे हैं। लेकिन अगर आप सबसे अच्छे ला मासिया बैच की बात करें तो वो होगा द क्लास ऑफ 1987। इस साल पैदा हुए थे ऐसे कुछ फुटबॉलर्स जो आगे जाके बार्सिलोना के ही नहीं वर्ल्ड फुटबॉल के लेजेंड्स बन गए जब वो रिटायर हुए। इस बैच में शामिल थे फुटबॉलर्स जैसे जेरार्ड पीके, जिनको याद किया जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स जिन्होंने गेम खेला मॉडर्न एरा में। इस बैच में शामिल थे सेस्क फैब्रेगास, जिन्होंने आर्सेनल, बार्सिलोना और चेल्सी के लिए अपनी फुटबॉल खेली सीनियर लेवल पे और बहुत बड़े प्लेयर बन गए इस गेम के, और करंटली इटालियन सीरिया में अभी कोमो को मैनेज कर रहे हैं। तीसरे फुटबॉलर थे इस क्लास ऑफ 1987 में जिनको उनके बैचमेट्स कहते थे लियो, एक बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट जिन्होंने आगे जाके अच्छी फुटबॉल तो खेली और ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 8 बैलन डॉर टाइटल्स, फुटबॉल में हर पॉसिबल ट्रॉफी और अल्टीमेटली 2022 में फीफा वर्ल्ड कप भी जीत लिया अपने देश के लिए। जी मैं बात कर रहा हूं लियो मेसी की। तो लियो मेसी, सेस्क फैब्रेगास और जेरार्ड पीके एक साथ ग्रेजुएट हुए थे ला मासिया। लेकिन इतने दिग्गज प्लेयर्स होने के बावजूद इस बैच के ये तीनों ही प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर्स नहीं जाने जाते थे। एक और प्लेयर थे इस बैच में ये, जिनको कहा जाता था कि ये इस क्लास के सबसे अच्छे प्लेयर हैं। क्लास ऑफ 1987 के ये कैप्टन थे और इनके लिए कहा जाता था कि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़े प्लेयर बनेंगे बार्सिलोना के लिए। सब तारीफ तो करते थे जेरार्ड पीके की, फैब्रेगास की और मेसी की, लेकिन इन प्लेयर के लिए कहा जाता था कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम, वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है। लेकिन क्या हुआ, कहां गायब हो गया ये प्लेयर जो कैप्टन था क्लास ऑफ 1987 का, जिसको मेसी से भी बेहतर बोला गया था ला मासिया के कोचेस के द्वारा। तो ये है कहानी ला मासिया के क्लास ऑफ 1987 के कैप्टन विक्टर वास्क्वेज की। ये जो क्लास ऑफ 87 है ला मासिया की, इतनी ज्यादा खौफनाक टीम थी अपने यूथ डेज में कि जो भी टीम सामने आती थी उनको ये उड़ा के रख देते थे। 10-0, 11-0 डबल डिजिट से जीतना तो एक बहुत आम बात थी इस टीम के लिए। कम से कम 5 साल तक हर ट्रॉफी जो पॉसिबल होती है यूथ लेवल पे, ये सारी ट्रॉफीज जीती इस बैच ने। इस बैच में जेरार्ड पीके थे जिनको कहा जाता था कि उनसे बढ़िया डिफेंडर कोई नहीं था उस समय यूथ एकेडमी में अक्रॉस यूरोप। फैब्रेगास को तो बहुत सारे बड़े क्लब्स ने पहले से ही स्काउट करना शुरू कर दिया था, लिहाजा उन्होंने आर्सेनल ज्वाइन किया जब वो सिर्फ 16 साल के थे। लियो मेसी के लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि वो किस तरीके के प्लेयर बने, कितने बड़े प्लेयर बने आगे जाके। जेरार्ड पीके डिफेंस लीड करते थे इस टीम का, फैब्रेगास मिडफील्ड संभालते थे, मेसी एक प्लेमेकर थे और फॉरवर्ड लाइन में खेलते थे, और गोल्स मारने की जिम्मेदारी होती थी विक्टर वास्क्वेज पे। और वर्सेटाइल प्लेयर थे विक्टर वास्क्वेज, बहुत ज्यादा। लेफ्ट विंग भी खेल सकते थे, राइट विंग भी खेल सकते थे, स्ट्राइकर भी खेल सकते थे, अटैकिंग मिडफील्डर भी खेल सकते। उनकी वर्सेटैलिटी ही थी जो उनको इतना बढ़िया प्लेयर बनाती थी, प्लस उनके साथ और सारे प्लेयर भी बहुत आराम से फिट हो जाते थे टीम में। तो जैसे ही ये प्लेयर्स ग्रेजुएट हुए ला मासिया से, 2004 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साइन किया जेरार्ड पीके को बार्सिलोना से। लेकिन वो ज्यादा फुटबॉल खेल नहीं पाए मैनचेस्टर यूनाइटेड में, बीच में एक लोन स्पेल भी रहा उनका रियल ज़ारागोसा में। लेकिन अल्टीमेटली जब पेप गार्डियोला बने मैनेजर बार्सिलोना के, तो उन्होंने जेरार्ड पीके को रिकॉल किया मैनचेस्टर यूनाइटेड से, और फिर उनका करियर कैसा रहा हम सबको पता है। सिमिलरली फैब्रेगास को भी साइन कर लिया था आर्सेनल ने 2003 में ही, जब वो 16 साल के थे सिर्फ। और आर्सेनल के साथ उनका एक बहुत अच्छा स्टिंट रहा जहां पर उन्होंने 212 मैचेस खेले आर्सेनल के लिए, 35 गोल स्कोर किए प्रीमियर लीग में, कैप्टन भी बने आगे जाके, और वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स की तरह देखे जा रहे थे वो उस समय प्रीमियर लीग। और उसके बाद फैब्रेगास बार्सिलोना भी आए, 3 साल उन्होंने बार्सिलोना के लिए अपनी फुटबॉल खेली, और फिर उन्होंने 5 साल चेल्सी के लिए खेला, जहां पर भी उनका एक काफी सक्सेसफुल स्टिंट रहा एज अ चेल्सी प्लेयर। जहां तक मेसी और वास्क्वेज की बात है तो बार्सिलोना ने साफ मना कर दिया था किसी भी क्लब को कि ये हमारे सबसे बड़े टैलेंट्स हैं ये 2 प्लेयर्स, और वास्क्वेज स्पेशली, तो इनको हम किसी भी क्लब को नहीं देंगे अभी यंग एज में। और इनको देखा जा रहा था प्लेयर्स जो उस समय में 2000s में बार्सिलोना को आगे लेके जाएंगे। एक इंटरव्यू में पूछा गया था सेस्क फैब्रेगास से कि क्लास ऑफ 1987 में आपके अकॉर्डिंग कौन था बेस्ट प्लेयर उस साल। उन्होंने कहा कि क्लास ऑफ 87 एक बहुत ही बढ़िया टीम थी, सारे ही प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन सब लोग उस समय सिर्फ एक प्लेयर की बात कर रहे थे जिनका नाम है विक्टर वास्क्वेज। उन्होंने कहानी सुनाई थी कि बहुत ही हेल्दी कंपटीशन था मेसी और वास्क्वेज में फील्ड के ऊपर, जहां पर दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंपीट करते रहते थे। तो अगर एक प्लेयर 4 गोल मारता था एक मैच में, तो पक्की बात है कि अगले मैच में दूसरा प्लेयर 5 गोल मारने वाला है। इस तरीके का कंपटीशन था मेसी और वास्क्वेज में। वास्क्वेज इतने ज्यादा टैलेंटेड थे और सारे प्लेयर से इतने ज्यादा बेहतर थे
कि क्लास ऑफ 87 को नाम दिया गया स्पेनिश में जनरेसियो वास्केस, जिसका मतलब होता है जनरेशन ऑफ विक्टर वास्केस। लेकिन विक्टर वास्केस का हुआ क्या? जब हम इतने सारे लेजेंडरी प्लेयर्स की बात करते हैं तो क्या हुआ, कहां गायब हो गया ये प्लेयर? तो जैसा बहुत सारे प्लेयर्स के साथ होता है, अनफॉर्चुनेटली फिजिकल प्रॉब्लम्स और इंजरीज के चलते विक्टर वास्केस का करियर प्रोग्रेस नहीं कर पाया उस पेस से जिस पेस से बाकी प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। उनके यूथ अकेडमी के दिनों में ही बहुत सारी इंजरीज उनको हो गई थी, लिहाजा उनका पेस बहुत कम हो गया था और उनका जो एक एसेट था कि वो बहुत ज्यादा क्विक थे और बहुत ज्यादा बेहतरीन ड्रिबलर थे, उस चीज में फर्क पड़ गया उनकी इंजरीज के कारण। तो उनकी इंजरीज के चलते उनका प्रमोशन नहीं हुआ फर्स्ट टीम में और उनको कुछ और साल बार्सिलोना की सेकंड टीम में खेलना पड़ा। लेकिन उन्हीं के ही बैचमेट लियो मेसी जब तक एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर बन चुके थे बार्सिलोना के लिए। अब इसी बीच क्या हो रहा था, क्योंकि वास्केस की सिलेक्शन नहीं हो रही थी फर्स्ट टीम में, तो उनकी एंग्जाइटी बढ़ने लगी और ऑब्वियसली उनको मेसी से तो कंपेयर किया ही जाता था ला मासिया के दिनों से, और मेसी जब अब सीनियर फुटबॉल में इतने बड़े प्लेयर बन चुके थे तो और ज्यादा कंपैरिजन शुरू हो गए। अब देखो मेसी कहां है, वास्केस कहां है, और वो कंपैरिजन कॉन्स्टेंटली चलता रहा विद इन बार्सिलोना, विद इन ला मासिया, जबकि वास्केस अभी तक फर्स्ट टीम का हिस्सा भी नहीं बने थे और वो एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ था वो उनको कहीं ना कहीं खाने लगा धीरे धीरे। तो काफी चर्चे थे विक्टर वास्केस के और सारे बार्सिलोना फैंस उनको पहले से ही जानते थे, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था उन पे और ऐसा मान लिया गया था कि ये जब डेब्यू करेंगे तो मेसी को आउट परफॉर्म कर जाएंगे। तो इस तरीके का प्रेशर किसी प्लेयर पे होता है कि मेसी को आउट परफॉर्म कर जाएगा वो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बोझ होगा उसके सर पे। 2009 में बार्सिलोना की बी टीम के लिए खेलते हुए फिर से एक इंजरी हो गई विक्टर वास्केस को, जिसके कारण उनको लगभग 1 साल की फुटबॉल दोबारा मिस करनी पड़ी। और जब वो ठीक होके भी आए, नी इंजरी के बाद रिकवर भी हो गए, तब भी उनको पेन महसूस हो रहा था अपने नी में, और फिर तो बिल्कुल ही वो सेम प्लेयर नहीं रहे जो ला मासिया में या अकेडमी के दिनों में देखा था बार्सिलोना फैंस ने उनको खेलते हुए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मेहनत की और उनकी मेहनत रंग लाई जब 2010 में पेप गार्डियोला ने उनको अपना डेब्यू दिया एक चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेज में रूबेन कजान के अगेंस्ट, और वहां पर वो एज अ सब्स्टिट्यूट आए जेफरन सुआरेस के लिए, जहां पे उन्होंने अपना पहला और एकमात्र गोल स्कोर किया बार्सिलोना के लिए। तो विक्टर वास्केस एक रिजर्व प्लेयर तो बन गए थे कि अगर कभी जरूरत हुई तो उनको खिलाया जा सकता है। स्क्वाड प्लेयर अभी नहीं बन पाए थे वो, जहां पर आप कह सके कि वो एक रेगुलर सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस में आपको दिख रहे हैं बार्सिलोना के लिए खेलते हुए। लेकिन चीजें ठीक हो रही थी क्योंकि उनको अब रिकॉग्निशन मिल रहा था धीरे धीरे, और ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो एक रेगुलर हिस्सा बनने के रास्ते पे तो एटलीस्ट आ चुके हैं बार्सिलोना के लिए। लेकिन यहीं पर ही 2011 में उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया बार्सिलोना के साथ, और बार्सिलोना ने फिर डिसाइड किया कि अब उनको कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं दिया जाएगा। लिहाजा 2011 में अनफॉर्चुनेटली इन ऑल कॉम्पिटिशन सिर्फ 3 मैच खेलने के बाद विक्टर वास्केस बार्सिलोना को अलविदा कह देते हैं और फिर वो ज्वाइन करते हैं बेल्जियन क्लब ब्रूज को। अब विक्टर वास्केस का करियर ऐसे खत्म नहीं हुआ था जैसे कुछ फुटबॉलर्स हम देखते हैं मेहनत नहीं करते हैं, गंदी हरकतें रहती हैं उनकी, अपना करियर खुद खत्म कर लेते हैं, पार्टी कल्चर, अय्याशियां, दारू, पैसा, ये सब चीज़ें होती हैं बहुत सारे फुटबॉलर्स के साथ, सीरियस नहीं रहते हैं वो अपने करियर में। लेकिन विक्टर वास्केस इसका एकदम अपोजिट थे। वो एक मेहनती प्लेयर थे, एक हम्बल प्लेयर थे, और जो उनको अपॉर्चुनिटी मिली उसमें उन्होंने सही समझा कि मैं मेहनत करूंगा और यहाँ पर मैं अपनी वर्थ प्रूफ करूंगा। ऑल्दो अगर आप देखेंगे उनके ऑनर्स में तो जो 2009 और 2011 में 2 चैंपियंस लीग जीती थी बार्सिलोना ने, उनकी स्क्वाड में उनका नाम है, तो टेक्निकली उनके पास चैंपियंस लीग विनर्स का मेडल है क्योंकि बार्सिलोना ने जो 2 चैंपियंस लीग जीती थी उसमें वो स्क्वाड का हिस्सा थे। लेकिन वहां पर उनका कंट्रीब्यूशन इतना नहीं था जितना वो चाह रहे होंगे। लेकिन यहां पर क्लब ब्रूज के साथ एक रिलेटिवली उनका अच्छा स्पेल रहा जहां पर वो एक प्ले मेकर की तरह खेले। 4 साल 2015 तक खेले वो क्लब ब्रूज के लिए, जहां पर उन्होंने 121 अपीयरेंसेस में 15 गोल स्कोर किए और एक फैन फेवरेट बन गए थे क्लब के। क्लब ब्रूज के साथ उन्होंने एक लीग टाइटल और एक बेल्जियन कप जीता। 2014-2015 सीजन में तो उन्होंने बेल्जियन फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता, जहां पर उनको बेल्जियन प्रो लीग के बेस्ट फुटबॉलर के अवार्ड से भी नवाजा गया। और 2015 के बाद उन्होंने क्लब ब्रूज को भी अलविदा कह दिया और फिर वो अलग अलग जगहों पर खेलने लगे। 2016 में उन्होंने ज्वाइन किया मैक्सिको का क्लब क्रूज अजूल। फिर वहां पर 1 साल खेलने के बाद वो कनाडा गए, जहां पर टोरंटो एफसी के लिए वो 2 साल खेले। वहां पर उनका स्पेल काफी अच्छा रहा, जहां पर 52 अपीयरेंसेस में उन्होंने 16 गोल स्कोर किए और लगातार 2 साल 2017 और 18 में उन्होंने कैनेडियन चैंपियनशिप भी जीती टोरंटो एफसी के साथ। टोरंटो एफसी छोड़ने के बाद 2018 में कुछ स्टेबल करियर रहा नहीं वास्केस का। उन्होंने एक साल अपनी अलग अलग जगह पे फुटबॉल खेली, वो कतर भी गए, उसके बाद वो फिर से MLS में आए जहां पर वो LA गैलेक्सी के लिए 2 साल खेले 2021-2022 में। 2023 में टोरंटो एफसी ने फिर से साइन किया उनको एक शॉर्ट टर्म डील पे, और रिसेंटली 2024 में यानी पिछले साल हमने देखा कि
ईस्ट बंगाल आईएसएल के क्लब, इंडियन सुपर लीग के क्लब ईस्ट बंगाल ने साइन किया विक्टर वास्केस को। लास्ट सीजन अगर आपको याद हो तो कार्लेस कुदरात थे मैनेजर ईस्ट बंगाल के। कार्लेस कुदरात खुद एक ला मासिया ग्रेजुएट रह चुके हैं, तो उनका कनेक्शन था विक्टर वास्केस से। तो शुरुआत तो अच्छी हुई थी ईस्ट बंगाल की लास्ट सीजन, जहां पर उन्होंने मोहन बगान को हराया था 4 साल के बाद, सुपर कप भी जीता था, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 5-0 की स्कोर लाइन से हराया था। लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द सीजन उनका कुछ अच्छा रहा नहीं था, तो उनको लगा था कि शायद विक्टर वास्केस उनकी मदद कर सकते हैं सीजन को स्ट्रांगली फिनिश करने में। तो 31 जनवरी 2024 को विक्टर वास्केस को साइन किया गया ईस्ट बंगाल के लिए, और उसके बाद जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ तो ईस्ट बंगाल को छोड़ के भी चले गए, और आज की तारीख में एक फ्री एजेंट है। और कार्लेस कुदरात को भी सैक कर दिया ईस्ट बंगाल ने फिर इस सीजन खराब शुरुआत के चलते। तो ये कहानी है विक्टर वास्केस की, जहां पर एक समय पे उनको देखा जा रहा था एज द बेस्ट प्रोडक्ट इन द बार्सिलोना अकेडमी। ला मासिया के क्राउनिंग जूल थे वो। यूथ सिस्टम में मेसी से भी बेहतर प्लेयर उनको माना जा रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरीज के चलते उन ऊंचाइयों को नहीं छू पाए वास्केस, जो क्लास ऑफ 87 के बाकी फुटबॉलर्स ने अचीव किया। और शायद जो विक्टर वास्केस से उम्मीद थी हमको, वो लियो मेसी से देखने को मिला। और अगर ये सच है कि विक्टर वास्केस एक्चुअली मेसी से बेहतर थे एकेडमी में, तो अगर वो इंजर्ड नहीं होते तो किस लेवल का फुटबॉलर हमको देखने को मिलता, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा हूँ। तो आई थिंक वास्केस के केस में ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी भी किसी को कुछ नहीं मिलता। मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए अपना। टेक केयर एंड पीस।